चलो, तो कल हम लोग क्या क्या कर लिए थे, इससे पहले का चैप्टर हो चुका है, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सबके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं। ठीक है, तो मगध का पहले 16 जनपद के बारे में आप लोग जानते हैं, कितना 16 जनपद। इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलता है 16 जनपद के बारे में? अगुंतर निकाय, जैन धर्म है, अगुंतर निकाय और भगवती चरण से हम लोग को 16 जनपद के बारे में जानकारी मिलता है। इसी 16 जनपद में एक कौन था? मगध था। मगध से पहले वैशाली बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन बाद में मगध बहुत सारा शक्तिशाली हो गया। इससे शक्तिशाली होने के कारण 2-3 रीजन भी था, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक रीजन क्या था? तो मृदा वाला एरिया है, जलोढ़ मृदा वाला था, बहुत ज्यादा खेती उती होता था। उसके अलावा वो सब चीज इम्पोर्टेंट था, वो था झारखंड में लोहा अयस्क बहुत ज्यादा मिलता है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा जो उसमें औजार बनता था लोहा का। और असुर जनजाति का नाम सुने होंगे, झारखंड में लोहा लाने काम करता था। तो लोहा औजार के कारण मगध में आर्थिक संपन्नता या खेती हो रहा था। दूसरा जो कारण है वो है यहाँ का भौगोलिक, जो इसका राजधानी का स्थिति था उसके कारण भी यह सुरक्षित था। इसका राजधानी कहाँ था? राजगिरी, गिरिध्वज, तो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो जब राजधानी सेफ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तबाही मचा देंगे। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला जाता है? बृहदत्त को। किसको? बृहदत्त को। लेकिन बहुत सारा इतिहासकार इसको नहीं मानता है। लेकिन अगर बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगिरी, या इसको गिरिव्रज भी लिख सकते हैं, राजगिरी या गिरिव्रज, राजगिरी या गिरिव्रज। इस मतलब बृहदत्त का बेटा कौन हुआ? बहुत शक्तिशाली शासक हुआ, जरासंध। कौन? जरासंध। बहुत सारे इतिहासकार इसीलिए इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इसका वर्णन लोगों को किसमें मिलता है? महाभारत में। महाभारत में जरासंध का नाम भी सुने होंगे, तो महाभारत में मिलता है, इसीलिए ज्यादा इतिहासकार इसको पौराणिक कथाओं का मानते हैं, ऐतिहासिक उतना नहीं मानते। लेकिन फिर भी याद कर लेना है, मगध वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त। और उसका बेटा हुआ जरासंध, जो काफी शक्तिशाली था, और राजधानी को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में जरासंध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट हम लोग जहाँ से स्टार्ट करना था, कौन था? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। कौन इसका संस्थापक थे? कौन थे? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार। एक बिंदुसार है, वो मौर्य वंश का है, याद रखना। बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इसकी राजधानी कहाँ रही थी? राजगिरी। कहाँ रही थी राजधानी? राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? राजगिरी के पास। राजगिरी को राजगिरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजाओं का गृह होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया राजगिरी। बिंबिसार प्रशासनिक सेवा, मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था किया वो बहुत अच्छा किया, और मगध को मतलब मगध को तरक्की पहुंचाने में बिंबिसार का बहुत बड़ा योगदान रहा। 3 नीति अपनाया बिंबिसार। एक तो क्या किया? सबसे पहले प्रशासनिक अच्छा कर दिया। क्या कर दिया? प्रशासनिक को बहुत सुदृढ़ कर दिया। दूसरा क्या किया? युद्ध किया। युद्ध करे किसको? जीत लिया था। अंग का शासक था, क्या नाम था? अंग का शासक में कौन था? बृहदत्त करके नाम था, ब्रह्मादत्त करके नाम था, ब्रह्मादत्त करके नाम था। ठीक है, तो अंग के शासक था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। उसको पराजित करके अंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया वो क्या किया? वैवाहिक नीति अपनाया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा कि किस शासक ने वैवाहिक नीति के तहत साम्राज्य का विस्तार किया? तो किसने क्या किया? बिंबिसार वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। उसके तहत क्या किया? सबसे पहले किससे किया? कौशल नरेश कौन था? कौशल नरेश परसेनजित। कौशल नरेश परसेनजित। क्या नाम था? महाकौशला देवी। क्या नाम था? महाकौशला देवी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला वैवाहिक संबंध किससे किया था? तो कौशल नरेश परसेनजित की पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का क्या नाम था? महाकौशला। इससे संबंध स्थापित कर लिया। तो कौशल में इसमें क्या हुआ? इसका प्रभाव बढ़ गया, कौशल क्षेत्र में इसका साम्राज्य का विस्तार हो गया। दूसरा क्या किया? वैशाली। कौन सा? वैशाली। वैशाली की जो राजा का नाम क्या है? चेटक। राजा चेटक। राजा चेटक की पुत्री, क्या नाम है राजा चेटक की पुत्री का? चेलना। राजा चेटक की चेलना। चेलना के साथ इन्होंने विवाह संबंध स्थापित कर लिया। एक तीसरा था, उसका नाम क्या था? मद्र। मद्र का वर्तमान में पंजाब में है। तो मद्र नरेश की बेटी का नाम था क्षेमा।
क्या नाम था? क्षेमा। मद नरेश की बेटी क्षेमा के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया। तीनों क्वेश्चन देख लेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बहन महाकौशल के साथ विवाह किया। वैशाली चटक पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा के साथ विवाह किया। अब इसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका। इसके अलावा क्या किया? उससे अवंती, अवंती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अवंती उज्जैन। तो अवंती का जो शासक था उसका नाम था चंद्र प्रद्योत। क्या नाम था? चंद्र प्रद्योत। क्या नाम था? चंद्र प्रद्योत। प्रद्योत नाम था, पूरा नाम था चंद्र प्रद्योत। एक बार बीमार पड़ गया था बेचारा, पांडु रोग हो गया था। सब उसको बोल दिया था अब राजा जी आपका कुछ नहीं है, बस ऊपर जाइएगा। तो इनके दरबार में एक फेमस चिकित्सक रहते थे। क्या नाम था? जीवक नाम था। क्या नाम था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि जीवक किसके राज दरबार में रहते थे। तो जीवक किसके? बिम्बिसार के राज दरबार में रहते थे। और जीवक को कहाँ भेज दिए? राजा चंद्र प्रद्योत के पास, जो कि अवंती का शासक था। अवंती के शासक प्रद्योत के पास जब पहुंचे तो उनको एक ठीक कर दिया। क्या हो गया? प्रद्योत तो एकदम खुश हो गया कि मरा हुआ आदमी वापस आया, क्या बोलेंगे, खुश हो गया। तो एक तरह से क्या हुआ, इसका अधीनता ही भी स्वीकार कर लिया। तो अवंती तक इसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। महात्मा बुद्ध के सेवा में भी जीवक को भेजे थे। अगर पूछेगा कि बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किस चिकित्सक को भेजा था या आयुर्वेदाचार्य को भेजा था, याद रखना। किसको भेजे थे? जीवक को भेजे थे। जीवक से दो क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो किसके दरबार में थे? तो बिम्बिसार के दरबार में थे। किसको ठीक करने के लिए भेजा गया था? तो एक तो अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा गया और दूसरा भगवान महात्मा बुद्ध को ठीक करने के लिए भेजा गया था। चलिए एक नाम सुने, आम्रपाली। आम्रपाली उस समय की दीपिका पादुकोण। आम्रपाली वैशाल की इसको नगर वधु घोषित कर दिया था। नगर वधु क्या होता है? बोलते नगर वधु जिसको घोषित किया जाता था उसका मतलब होता है कोई भी उससे अपना प्यार का इजहार कर सकता है, उसके मन पे वो किसको एक्सेप्ट करे और किसको एक्सेप्ट ना करे। तो आम्रपाली बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा इसका डांस था। तो उसको देखने के लिए दूर दूर से, मतलब 16 जनपद के सब लोग इन पे क्या होता था, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो बिम्बिसार भी कहाँ रहने वाले थे? तो पहले शादी करने में एक्सपर्ट थे। तो भी पहुंच गए। वैशाली से अच्छा संबंध था नहीं बिम्बिसार का, तो ये छिप छिप के मिले जाते थे आम्रपाली को। आम्रपाली को भी इनसे प्यार हो गया था। एक बार जब बिम्बिसार आक्रमण किया किस पे? वैशाली पे। तो आम्रपाली कहने पर वो आक्रमण को रोक दिए थे। और इसी आम्रपाली से इनका बेटा अजात शत्रु को भी लगाव हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? बाप बेटा एक ही लड़की पर रहेगा, तो किसका मर्डर होगा? बाप का मर्डर होगा। तो इसका मर्डर कौन कर देगा? अब इसके पीछे राजनीतिक कारण था, मजाक में बोलिए। इसके पीछे राजनीतिक कारण था कि बहुत उम्र हो गया था अजात शत्रु को, जल्दी महत्वाकांक्षा था कि हम जल्दी से जल्दी गद्दी पर बैठे। तो वो अपना पिता बिम्बिसार का कब मौत कर देगा? 492, कहीं कहीं 493 भी दिया रहता है, तो याद रखना दोनों डेट में कुछ भी रहेगा। तो 493 में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। और इसी कारण इस वंश को क्या बोलते हैं? पृथहंता वंश। इस वंश को क्या बोलते हैं? पृथहंता वंश। क्या बोलते हैं इस वंश को? पृथहंता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना पिता को मारेगा। तो बीसी है ना, बीसी है, घट रहा है। ठीक है, तो एक तो पृथहंता वंश। अभी अजात शत्रु अपना पिता बिम्बिसार को मार देगा, अब इसका बेटा उदयन होगा, वो भी इसको मार देगा। तो इसीलिए इस वंश को कितना बड़ा एग्जाम में भी आएगा कि पृथहंता वंश के नाम से कौन जाना जाता है? तो क्या मारिएगा? हर्यक वंश के, पूरा हर्यक वंश जो है पृथहंता वंश के नाम से जाना जाएगा। अब अजात शत्रु गद्दी पर बैठ गए। कितना? 492 या कहीं कहीं 493 भी रहेगा। ये सब जैन बुक के अनुसार ये सब डेट फिक्स करते हैं। तो 492 में गद्दी पर बैठ गए। इनको अजात शत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? शत्रु विनाशक, कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना अजात शत्रु गद्दी पर बैठ गए। इनके शासनकाल में क्या हुआ बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? 483 में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कब? 483 में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक का और क्या उपलब्धि था? तो वैशाली से जहाँ इसके पापा प्यार में पड़ गए थे तो वो तो छोड़ दिए थे, लेकिन ये तो छोड़ने वाला नहीं था। तो वैशाली पे आक्रमण कर दिया। वैशाली पे आक्रमण किया, वैशाली में लाखों आदमी को मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक इसका प्रधानमंत्री इसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। सुयोग उसका मंत्री था, उसको वहां पर जासूसी करने भेजे, वही आकर बताया कि कैसे कैसे वहां पे हम लोग को आक्रमण करना है। तो वैशाली भी आक्रमण करती है, अब पूरा वैशाली में लाखों आदमी को मार दिया। उसके बाद कहाँ पहुंचे? आम्रपाली। आम्रपाली इस चीज को जब देखी कि मेरे कारण
क्योंकि अम्रपाली से कौन मिलने जाता था, अजातशत्रु भी मिलने जाता था। वहाँ के शासक को जब पता चला कि अजातशत्रु मिलने आता है तो अम्रपाली को कैदखाना में डाल दिया गया। तो उसके बदला लेने के लिए वैशाली पर आक्रमण कर दिए। तो सारा कहानी देखिए अम्रपाली है, रामायण इधर भी है, महाभारत इधर भी है। तो अम्रपाली को कैदखाना में डाला तो आक्रमण कर दिया वैशाली पे। राजनीतिक कारण भी था और साथ साथ एक ये भी कारण था। तो वहां पर आक्रमण हुआ। फिर अम्रपाली लगा कि मेरे कारण इतना कुछ हो गया, तो लास्ट में क्या बन जाएगी, बौद्ध भिक्षुणी बन जाएगी। बोले आज से हम सब कुछ अपना रंग रूप त्यागे, बाल उल अपना मुड़वा ली, उसके बाद बन गई बौद्ध भिक्षु। यहाँ तक तो आ गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। और अजातशत्रु के शासन काल में क्या हुआ, बौद्ध महाबुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई अजातशत्रु से। इसके बाद इसका पुत्र हुआ, क्या नाम था, उदयन। इसका पुत्र कौन बनेगा, उदयन। अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन, ठीक है, इसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन क्या क्या पाटलिपुत्र को राजधानी बना, इससे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, उदयन। किसने स्थापना किया, राजधानी। पहले तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी कौन किया, उदयन किया। इसको राजधानी पहले तो स्थापना किया था, तो राजधानी बनाएगा तो क्या, इसके पीछे रीजन भी था, काय बनाया। देखिए इधर से क्या, मान लीजिए गंगा नदी है, इधर से सोन नदी है, इधर से कौन, गंडक नदी है, इस बीच में पाटलिपुत्र है। तो यहाँ पर जान के बना दी गंगा के, इस बार वैशाली, इधर हाजीपुर का एरिया, इधर वैशाली था, तो यहाँ पर इसको राजधानी बना दिया। तो इधर से सेफ हो गया, इधर से सेफ हो गया, इधर से गंगा नदी से सेफ हो गया, तीनों से क्या हो गया, सेफ हो गया। कोई अगर इस पे आक्रमण करेगा तो पहले गंडक पार करेगा या फिर क्या है, इधर गंगा नदी पार करेगा, सोन नदी पार करेगा, तो एक तरह से इसका राजधानी सुरक्षित हो गया। इसीलिए पाटलिपुत्र लंबा समय तक क्या बना, राजधानी बना। तो उदयन हो गया। उदयन के बाद उदयन से बस यही पाटलिपुत्र याद रखना। इसके बाद अंतिम शासक याद करते हैं। उदयन का ही पुत्र था, उसका क्या नाम था, नागदशक। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोग को कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नागदशक। कौन थे, नागदशक अंतिम शासक हुए। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। नागदशक जो था बेचारा थोड़ा निरंकुश था, कमजोर था, तो अपना सेनापति कौन था इनका सेनापति, शिशुनाग। तो शिशुनाग को बहुत ज्यादा क्या किए, वैल्यू दे दिए। शिशुनाग को क्या किए, बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिए। और जब वैल्यू दे दीजिएगा तो क्या करेगा, फिर सर पे चढ़ेगा। तो नागदशक को उड़वा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया और एक नया वंश का स्थापना कर दिया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। तो कभी कहीं क्रम से जाने आएगा कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश, तो शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश से क्या है, शिशुनाग का सबसे बड़ा उपलब्धि था, पहले तो अपना राजधानी कहाँ लेके चली गया, वैशाली। एक वैशाली को तो अजातशत्रु जीत के मिला लिया था मगध साम्राज्य में, तो अब ये अपना राजधानी लेके चले कहाँ, वैशाली। इसके अलावा जो इसका एक सबसे बड़ा उपलब्धि रहा, क्या रहा इसका सबसे बड़ा उपलब्धि बताइए, अवंती। क्या नाम है, अवंती। अवंती पर विजय प्राप्त कर लिया। देखिए अवंती कहाँ, मगध साम्राज्य कहाँ, इतना दूर का दूरी था, यहाँ तक उसका समाज विस्तार हो गया। तो शिशुनाग का विशेषता रहा कि अवंती को क्या किया, मगध में मिला। क्वेश्चन आएगा अवंती को मगध में मिलाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है, तो शिशुनाग को। शिशुनाग के बाद कौन आएगा, इसका बेटा, क्या नाम था, कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको, आ रहा है, बोल कुछ नहीं रहा तुम। कौन आया, कालाशोक। कालाशोक के समय में क्या हुआ था, राजधानी चेंज हुई। राजधानी को पुनः क्या कर लिया, पाटलिपुत्र। क्या लेके गया, पाटलिपुत्र। एक और घटना है कालाशोक का, बताइए, बुद्ध बौद्ध संगति है। तीसरा, दूसरा की तीसरा बताइए, दूसरा बौद्ध संगति हुआ। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, 383 BC में हुआ। तो उस समय कालाशोक के शासन काल में हुआ। अगर पूछेगा कालाशोक किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश। किस वंश के थे कालाशोक, शिशुनाग वंश। उन्हीं के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सवाकामी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। ठीक है, तो कालाशोक पाटलिपुत्र यहाँ पर हो गया। अब इस वंश का अंतिम, कालाशोक के बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। कौन था, नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन या नंदीवर्धक, दोनों लिखा रहता है, कभी देख लेना। नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक हुए। ठीक है, कौन हुए, नंदीवर्धन। अब ये तो हो गया आपको। इसके बाद एक और राजवंश है, उसका क्या नाम था, नंदीवर्धन के बाद कौन आएगा, नंदवंश। कौन आएगा, नंदवंश। कौन वंश, नंदवंश। नंदवंश के संस्थापन कौन थे, महापद्नंद। कौन थे, महापद्नंद। महापद्नंद बहुत शक्तिशाली शासक थे।
एक राट की उपाधि धारण किया था। कौन सा? एक राट की उपाधि। एक राट। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि किस शासक ने एक राट की उपाधि धारण की थी, तो महापद्मन। महापद्मन से एक और क्वेश्चन आता है, किसको जीत लिए थे? जिसको अशोक जीतने में बेचारा अपना सब कुछ नहीं, ये था उड़ीसा कलिंग। कलिंग बेचारा अशोक को जीतने में हालत खराब हो गया था कलिंग को, और उसको महापद्मन जीत लिए थे। और कलिंग को जीते ही नहीं, बल्कि वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आए थे। कौन सी मूर्ति? जिनसेन की मूर्ति। जिनसेन का मूर्ति लेके चले आए थे। कहाँ से? कलिंग को जीते महापद्मन, तो वहां से जिनसेन की मूर्ति लेके चले आए। अभी तक राजधानी पाटलिपुत्र, जिनसेन की मूर्ति लेके चले आए। और इस बात की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो राजा खारवेल एक अभिलेख छोड़ गया था, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। तो कलिंग से हाथी गुफा अभिलेख से हम लोग को इस बात की जानकारी मिलती है कि महापद्मन जो थे वो कलिंग विजय किए थे और जिनसेन की मूर्ति यहाँ से उठाकर ले गए थे। तो यहाँ इसके बाद इस वंश का एक और शासक बने, कौन? बकलोल शासक। क्या नाम था? घनानंद। क्या नाम था? घनानंद या घनानंद? ठीक है, घनानंद। बोलिए, चलिए ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। बहुत ज्यादा घमंडी था। इसी के राज दरबार में कौन रहते थे? चाणक्य। तो चाणक्य से इनका मतभेद हो गया था, तो बोले कि अब तो बदला लेकर रहेंगे, दरबार छोड़ के चले गए थे। तो बहुत घमंडी था। और घमंडी के साथ साथ इसमें दो तीन और बात था। एक तो इधर से कौन आ रहा था? सिकंदर आ रहा था। ठीक है, सिकंदर कब आया भारत? 326 BC में आ चुका था सिकंदर। इसके अलावा ईरानी लोग भी आक्रमण कर रहा था। ठीक है, तो एक तो सिकंदर, ऊपर से ईरानी। तो घनानंद के समय में क्या था? अराजकता का माहौल भी बन चुका था। ऊपर से चाणक्य की कसम खाया गया था, तो तुमको हम बदल के जाएंगे, नया साम्राज्य लेके आएंगे। तो उधर चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक भी तैयार हो रहे थे। तो इधर से जब सिकंदर आएगा, साम्राज्य को अराजकता फैला के वापस चला जाएगा, तो फिर कौन आ जाएगा? मौर्य आएगा और घनानंद को क्या करेगा? उड़ा देगा, घनानंद को काट देगा, उसके बाद अपनी गद्दी पर बैठ जाएगा। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग मगध का उत्कर्ष के बारे में जो छोटे छोटे राजवंश से पहले का उसको कर लेंगे।